हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आज के सेशन में और मैं हूं आपका नट वाला भैया। हाँ जी, चलिए करते हैं आज की क्लास की शुरुआत। जी, लास्ट क्लास में हम लोगों ने अभी हमारी सीरीज चल रही है तत्काल सीरीज, जिसमें एग्जाम रिलेटेड आपके इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट चल रहे हैं। तो लास्ट क्लास हम लोग क्या कर लिए थे, लॉजिकल रीजनिंग का एक टॉपिक कर रहे थे और आज भी हम लोग एक लॉजिकल रीजनिंग का टॉपिक करने वाले हैं। सर लास्ट क्लास में स्क्वायर ऑफ ऑपरेशन हुआ था, आज हम लोग करने वाले हैं फॉर्मल फैलेसीज। ठीक है, ये फॉर्मल और इनफॉर्मल फैलेसीज क्या होती है, तो इनफॉर्मल फैलेसीज ऑलरेडी हमने डिस्कस कर रखा है। अगर आपने नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट में जाइएगा, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट वाले में, तत्काल सीरीज वाले में, और वहां पे आपको इनफॉर्मल फैलेसीज मिल जाएगी। 20 टाइप की फैलेसीज करा रखी है हमने, उसको जाके देख लीजिएगा। आज हम लोग करेंगे कौन सी सर, आज हम लोग करने वाले हैं फॉर्मल फैलेसीज। तो आइए चलते हैं क्लास में और देखते हैं क्या होती है फॉर्मल फैलेसी, है ना जी। आइए ये देखिएगा जी, देखिएगा सबसे बड़ी बात आपने अगर नेट वाला भैया टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किया है तो इसको ज्वाइन कर लीजिए। यहाँ पे मैं सारा आपको नोट्स, इसकी जो नोट्स अभी बनेगी ये सारा नोट्स मैं आपको वहां फॉरवर्ड कर देता हूँ। प्लस उसके साथ साथ आपको अगर कोई डाउट होता है तो आप इस नंबर पे आप क्या कर सकते हैं सर, कांटेक्ट कर सकते हैं। नेट से रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो तो आप इस पे पूछ सकते हैं। चलिए जी, अब चलते हैं कहाँ, फॉर्मल फैलेसीज पे। तो आइए पहले समझते हैं कि फैलेसीज क्या होती है। नहीं, आइएगा देखिएगा, आराम आराम से समझेंगे, सीखेंगे और इसमें से कोई डाउट नहीं रहेगा, इसकी मैं श्योरिटी आपको देता हूं। चलेगा जी, थोड़ा सा इसको बड़ा कर लें सर, कर लीजिए, बिल्कुल सही रहेगा। ये लीजिए, आइए तो मैंने क्या बोला, फैलेसीज। ठीक है, फैलेसीज का मतलब क्या, देखिए जी, फैलेसीज का मतलब होता है फॉल्स, या इसको बोल सकते हैं एरर, गलती। नहीं सर, अब गलती कहां, बात सवाल तो उठता है ना कि सर फैलेसीज का मतलब अगर फॉल्स है और एरर है तो गलती कहां। ठीक है, तो गलती देखिए दो तरीके से होती है। एक होती है जिसको बोलते हैं जी फॉर्मल, और दूसरे को बोलते हैं जी इनफॉर्मल। ठीक है, हाँ जी सर, तो फॉर्मल का मतलब क्या सर और इनफॉर्मल का मतलब क्या। देखिए, जब फॉर्मल की बात करें तो फॉर्म या स्ट्रक्चर में गलती हो, फॉर्मल मतलब फॉर्म या स्ट्रक्चर में अगर गलती हो तो उसको क्या बोलेंगे सर, इसको हम बोलेंगे आपका फॉर्मल फैलेसी। कि जब कोई फॉर्म या स्ट्रक्चर में गलती हो तो फॉर्मल फैलेसी, और अगर कंटेंट में गलती हो, कंटेंट में गलती हो तो इसको हम लोग बोलेंगे क्या सर, इसको बोलेंगे इनफॉर्मल फैलेसी। तो आज हमें जो चर्चा करनी है, आज आज हम सिर्फ और सिर्फ बात करेंगे इसकी फॉर्मल फैलेसी की। ठीक है, तो फॉर्मल फैलेसी का मतलब क्या सर, जो फॉर्म और स्ट्रक्चर में गलती हो। तो सर नाउ सवाल इज व्हाट इज स्ट्रक्चर। सर क्वेश्चन तो होना चाहिए ना कि स्ट्रक्चर क्या, बात समझ में आ रही है जी सर। तो देखिए बोलता है पीपीसी इज नॉन एज स्ट्रक्चर। पीपीसी को हम लोग क्या बोलते हैं, स्ट्रक्चर होता है। सवाल पीपीसी क्या, बात समझ में आई। तो दो प्रीमाइसेस के साथ एक कंक्लूजन, दो प्रीमाइसेस के साथ एक कंक्लूजन, इसको हम लोग बोलते हैं क्या सर, इसको बोलते हैं स्ट्रक्चर। या प्रीमाइसेस को आप प्रीपोजिशन भी कह लीजिए, प्रोपोजिशन भी कह लीजिए, बात बराबर है। ठीक है, उसके साथ एक कंक्लूजन, ठीक, कोई दिक्कत। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको देखता हूं, देखिए क्या गलती है। फॉर एग्जाम्पल कलर चेंज कर दे रहा हूं। ठीक है, प्रीमाइसेस 1 कहता है कि ऑल गर्ल्स आर ब्यूटीफुल, है ना, मेकअप का कमाल है, ऑल गर्ल्स आर ब्यूटीफुल। ठीक है, हाँ जी सर। प्रीमाइसेस 2 कहता है क्या कि रीता इज ब्यूटीफुल, रीता इज ब्यूटीफुल। और कंक्लूजन कहता है
तो रीता इज अ गर्ल, रीता इज अ गर्ल। अब मुझे बताइए कि दो प्रोमाइसेस है, एक कंक्लूजन, इसका मतलब स्ट्रक्चर तो है, तो ये फॉर्मल तो हो गया। क्या इसमें फॉलिसीज है या नहीं, इसको चेक कर रहे हैं। आइए कैसे बताइए, क्या बोला, बोला ऑल गर्ल्स आर ब्यूटीफुल, ऑल गर्ल्स, ये सारी गर्ल्स हैं, हाँ वो क्या है, ब्यूटीफुल है, ठीक है, ऑल गर्ल्स आर ब्यूटीफुल, ये तो बात समझ में आ गई। हाँ जी सर। अब बोला रीता इज ब्यूटीफुल, चलो मान लिया कि रीता भी ब्यूटीफुल है, रीता भी ब्यूटीफुल है, ठीक है बिल्कुल, लेकिन ये बताइए कि रीता इज अ गर्ल, ये कहीं मेंशन है कि रीता गर्ल्स है, ये कहीं मेंशन है नहीं। तो इस टाइप की फॉलिसी को हम क्या बोलते हैं सर, इस टाइप की फॉलिसी को ही हम बोलते हैं फॉर्मल फॉलिसी, फॉर्मल फैलेसी। मैं लिख दूं, हाँ सर लिख दीजिए, यहां यहां रीता गर्ल है, गर्ल है, ये मेंशन नहीं है, मेंशन नहीं है, इसलिए ये फॉर्मल फैलेसी है, फॉर्मल फैलेसी है। बात समझ में आई। हाँ जी सर। अब ध्यान देना है कुछ कुछ और टर्म पे, ठीक है। चलिए जी, पहले चीजों को समझते हैं, फिर क्वेश्चन करेंगे और फिर पॉलिसीज देखेंगे, है ना। तो ये बात समझ में मुझे आ गई आपको कि फॉर्मल फैलेसी कहाँ आ सकता है। हाँ जी सर। अब कुछ टर्म को समझिए, आइए कुछ इंपॉर्टेंट टर्म को समझिए। देखिए जी, आगे जो चीज आने वाली है मैं बता रहा हूं। एक एक चीज होता है, इसको बोलते हैं मेजर टर्म, मेजर टर्म। एक होता है मेजर प्रीमाइस, ठीक है, मेजर टर्म और मेजर प्रीमाइस। फिर होता है माइनर टर्म, फिर होता है माइनर प्रीमाइस। बात ध्यान से समझिएगा, बात ध्यान से समझिएगा, जो कॉन्क्लूजन का ऑब्जेक्ट होता है, कॉन्क्लूजन का ऑब्जेक्ट होता है, उसको हम मेजर टर्म कहते हैं, ठीक है। हाँ जी सर। मेजर प्रोमाइस हुआ कि जिस प्रोमाइस में ये मेजर टर्म दिख जाए, जिस प्रीमाइस में मेजर टर्म दिख जाए वो मेजर प्रीमाइस, मेजर प्रीमाइस। एग्जांपल लेके बताऊंगा, डोंट वरी। माइनर टर्म क्या हो गया सर, इसको बोलते हैं कंक्लूजन का ऑब्जेक्ट, कंक्लूजन का ऑब्जेक्ट। बात समझ में आई। उसी तरीके से माइनर प्रीमाइस क्या हो गया, माइनर प्रीमाइस वो जिस प्रीमाइस में माइनर टर्म दिख जाए, जिस प्रीमाइस में माइनर टर्म दिख जाए वो क्या है, माइनर प्रीमाइस है। बात समझ में आ रही है, कहीं कोई दिक्कत यहां तक? नहीं सर, कहीं कोई दिक्कत नहीं। आइए अब ध्यान से समझिएगा, जैसे दो एग्जांपल मैं आपके सामने ले रहा हूं, ठीक है। आइए दो एग्जांपल लेते हैं जी। फर्स्ट मैंने बोला ऑल ए इज बी, चलिए लिखिए पहला प्रीमाइस, ऑल ए इज बी। प्रीमाइस दूसरा, ऑल बी इज सी, बी इज सी। और कंक्लूजन दे दीजिए, कंक्लूजन क्या देना है जी, कंक्लूजन देना है ऑल ए इज नॉट सी, ऑल ए इज नॉट सी। मैंने क्या बोला, ध्यान समझिएगा कि माइनर टर्म और मेजर टर्म में यही समझा दे रहा हूं आपको, ठीक है। आप ध्यान समझिएगा, मैंने बोला कंक्लूजन का ऑब्जेक्ट, ठीक है, या इसको प्रेडिकेट भी कहते हैं, ऑब्जेक्ट या प्रेडिकेट, इसको प्रेडिकेट भी कहते हैं। अब ध्यान दीजिए,
कंक्लूजन ये है, हाँ जी सर। तो इसका ऑब्जेक्ट ये हो गया, तो इसको बोलेंगे मेजर टर्म, ठीक है, हाँ जी सर। अब ये देखिए सी किस प्रीमाइस में, प्रीमाइस 2 में या प्रीमाइस 1 में, तो सर सी प्रीमाइस 2 में है, तो ये हो जाएगा क्या, मेजर प्रीमाइस। अब आ जाइए सर, ये देखें कि माइनर किस में है, तो माइनर किसको बोलते हैं सर, कंक्लूजन का सब्जेक्ट, ये हो गया माइनर टर्म। अब मुझे बताइए माइनर प्रीमाइस कौन सा होगा सर, माइनर प्रीमाइस ये वाला होगा, प्रीमाइस 1, माइनर प्रीमाइस। बात समझ में आई कि जिस टर्म में, जैसे कंक्लूजन में देख लेना है आपको, क्या देखना है, कंक्लूजन का सब्जेक्ट देख लेना, ये हो जाएगा माइनर टर्म, कंक्लूजन का ऑब्जेक्ट देख लेना, ये हो जाएगा मेजर टर्म। माइनर टर्म मेजर टर्म में कोई दिक्कत नहीं सर। अब जो टर्म, माइनर टर्म जिस प्रीमाइस में दिख जाए वो माइनर प्रीमाइस, और मेजर टर्म जिस प्रीमाइस में दिख जाए वो मेजर प्रीमाइस। कोई दिक्कत यहां तक, कहीं कोई परेशानी है, नहीं सर। अब मैं ये क्यों बता रहा हूं, क्योंकि क्या होगा ना, कभी कभी माइनर टर्म, ये कंक्लूजन में तो ये ऑलरेडी फिक्स्ड रहता है कि सब्जेक्ट होगा माइनर टर्म, ऑब्जेक्ट होगा मेजर टर्म, लेकिन प्रीमाइस 2 की जगह पर प्रीमाइस 1 कर दे और प्रीमाइस 1 की जगह पर प्रीमाइस 2 कर दे, तो आप कंफ्यूज ना होइए। आपको जिस प्रीमाइस में माइनर टर्म दिख जाए वही प्रीमाइस माइनर प्रीमाइस हो गया, जिस प्रीमाइस में आपको मेजर टर्म दिख जाए वही प्रीमाइस आपका मेजर प्रीमाइस हो गया। जैसे प्रीमाइस 1 की जगह मैं यहां कर दूं प्रीमाइस, ये कर दूं प्रीमाइस 1, ये कर दूं प्रीमाइस 2, तो अब प्रीमाइस 2 हो गया मेजर टर्म, है ना, अब प्रीमाइस हो गई 1 हो गया ये। तो इसीलिए इसको, इस पे कंफ्यूजन नहीं रखना, बस इतना दिमाग रखना है कि जहां हमको मेजर टर्म दिख गया वही प्रीमाइस मेरा मेजर प्रीमाइस, और जहां हमको माइनर टर्म दिख गया वही मेरा क्या होगा, माइनर प्रीमाइस। क्लियर है बात, हाँ जी सर। चलिए जी, अब का आपका ये कहानी अभी खत्म हो गया। अब आइए चलते हैं कहाँ, रूल्स पे, नहीं, हाँ जी सर, चले रूल्स पे। चलिए, तो टाइप्स ऑफ फॉर्मल फैलेसीज, कैसे कैसे टाइप्स पूछे जाते हैं, आइए इसकी चर्चा हम करते हैं। आइए, टाइप्स ऑफ फॉर्मल फैलेसीज। ठीक है जी, चलिए अब आ जाइए। तो ये सबसे पहला फैलेसी, ये पहला जो फैलेसी होगा किस पे बेस्ड होगा, फैलेसी बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर, फैलेसी बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर। सर अब स्ट्रक्चर क्या, स्ट्रक्चर के लिए रूल्स क्या, बात तो है ना, क्योंकि स्ट्रक्चर का तो मतलब पता है पीपीसी, है ना, 2 प्रीमाइसेस 1 कंक्लूजन। तो आइए वो चीज ध्यान में देख लें, समझिए 3 रूल्स है इसके लिए, क्या क्या सर। फर्स्ट रूल बोला 2 प्रीमाइस होगा और 1 कंक्लूजन होगा, पहला रूल। दूसरा रूल सर, हर प्रीमाइस में हर जगह 3 टर्म्स होंगी, ट्वाइस इच, 3 टर्म्स होंगी ट्वाइस इच, हर 2। और तीसरा बोला 1 प्रीमाइस भी हो सकता है और 1 कंक्लूजन भी हो सकता है, इसको हम लोग बोलेंगे इमीडिएट, इमीडिएट, ठीक है, इसको क्या बोलेंगे, इमीडिएट। अब 2 प्रीमाइस 1 कंक्लूजन तो समझ में आ रहा होगा आपको, 1 प्रीमाइस 1 कंक्लूजन तो समझ में आ रहा होगा, लेकिन सर 3 टर्म्स होंगी, वो भी 2 ट्वाइस इच, क्या मतलब है इसका, आइए इसको थोड़ा समझ लेते हैं। जैसे मैं बोलूं ऑल ए इज बी, ऑल बी इज सी, इसीलिए ऑल ए इज सी। अब देखिएगा हर टर्म 2 बार आया है, इसको मैं थोड़ा सा कलर चेंज करके बताता हूं तो ज्यादा अच्छा। ए 2 बार आया, हाँ सर, बी 2 बार आया, हाँ सर, सी 2 बार आया, हाँ सर। तो यही बोल रहा है कि तो टोटल कितना टर्म्स है, तो 3 टर्म्स है, ए बी सी 3 टर्म्स हो गया, हाँ जी सर। और 2 ट्वाइस, हर टर्म 2 बार है, ए भी 2 बार, बी भी 2 बार और सी भी 2 बार। बात समझ में आई, ये P1 है, ये P2 है और ये कंक्लूजन है। बात समझ में आई, यहां तक कोई दिक्कत तो बताइएगा, नहीं, चलिए जी। तो यही बात, इसीलिए बोल रहा हूं कि 3 टर्म्स
3 टर्म्स एंड ट्वाइस इच। क्लियर है बात? हाँ जी सर। अब चलिए, अब आते हैं फॉर्मल फैलेसीज में। तो पहला फैलेसी जो है स्ट्रक्चर पर बेस्ड, उसका नाम है जी फैलेसी ऑफ 4 टर्म्स। फैलेसी ऑफ 4 टर्म्स। क्या बोलता है फैलेसी ऑफ 4 टर्म्स? बोल रहा भाई साहब, हमने जब देख लिया कि हर टर्म्स कितना होता है सर, 3 होता है और ट्वाइस इच होता है, तो अगर ऐसा कुछ फैलेसी आ गया जिसमें 4 टर्म्स होगा, ऐसा स्ट्रक्चर हमने देख लिया जिसमें 4 टर्म्स होगा, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? उसको बोलेंगे फैलेसी ऑफ 4 टर्म्स। आइए देखते हैं एग्जांपल के थ्रू सारे समझ में आएंगे। देखिए, बोला ऑल ऑल ए इज बी। ठीक है, बोला ऑल बी इज सी। ठीक है, फिर और लिख दिया ऑल बी इज डी। ठीक है, हाँ जी सर। एक तो ये दोनों तरीके से कट रहा है, कैसे? ध्यान से समझिएगा। मैंने अभी क्या बोला? मैंने बोला कि 3 टर्म्स होगी और हर टर्म 2 बार होगी, यही बात बोला था। हाँ जी सर। देखिए, इसमें 3 टर्म है कि 4 टर्म है? तो सबसे पहले तो 1 2 3 और 4, ये 4 टर्म्स आ गई, इसमें 4 टर्म्स आ गई। एक तो ये गलती, और बी 3 बार आ गया है, तो ट्वाइस इच था, हर टर्म 2 बार आना था, लेकिन बी 3 बार आ गया है। ठीक है, और सी और डी एक ही बार आया है। तो ये क्या हो गया? इसमें 4 टर्म्स आ गए दिस स्ट्रक्चर में। ये तो सही है ना, P1 P2 और कंक्लूजन, ये तो सही है, स्ट्रक्चर के फॉर्म में है। लेकिन फैलेसी आ गई चूंकि किसमें 4 टर्म्स आ गए, इसलिए इसको क्या बोला गया सर? इसको बोला गया फैलेसी ऑफ 4 टर्म्स। क्लियर है? बस ऐसे ही क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में, बस छाटना होता है। इतना इजीएस्ट चीज है ना कि अगर आप देख रहे हो बोलेंगे सर हलवा है हलवा। इस तरह से क्वेश्चंस पूछे गए हैं। फैलेसी ऑफ 4 टर्म्स, देख लो 4 टर्म छाट लिया आपने, कोई दिक्कत लगा इसमें? नहीं सर। चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा रूल, इसी का दूसरा रूल, फैलेसी ऑफ एम्बिगुअस टर्म्स। क्या बोला? फैलेसी ऑफ एम्बिगुअस टर्म्स। एम्बिगुअस टर्म्स, ठीक है जी। हाँ जी। अब फैलेसी ऑफ एम्बिगुअस टर्म्स का क्या मतलब है, आइए आपको समझाता हूं एग्जांपल के थ्रू। एम्बिगुअस मतलब अचानक कुछ भी, कहीं भी कोई टर्म दे दे रहा है। देखिए, P1 तो है, P1 P2 और कंक्लूजन भी होगा, लेकिन क्या कहानी बताऊं? कहता है एनी बेल आर रिंग्स। ठीक है, दूसरा बोलता है सम रिंग्स आर ब्यूटीफुल, सम रिंग्स आर ब्यूटीफुल। और तीसरा बोलता है इसलिए सम बेल्स आर ब्यूटीफुल। कंक्लूजन क्या बोल रहा है? सम बेल्स आर ब्यूटीफुल। अब मेरे को एक बात बताइए, कहीं किसी तरह से कोई लिंक्ड है? नहीं। एनी बेल्स आर रिंग्स, एनी का मतलब क्या बताया था मैंने? आप लास्ट क्लास अगर देखेंगे तो एनी का मतलब क्या होता है? ऑल बेल आर रिंग्स। ठीक है, चलिए मान लिया। चलिए इसको दिखाता हूं मैं बना के। ऑल बेल क्या है? रिंग्स है। ठीक है, सम रिंग्स आर ब्यूटीफुल, सम रिंग्स आर ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल। ठीक है, हाँ जी। फिर बोला सम बेल आर ब्यूटीफुल, सम बेल आर ब्यूटीफुल पॉसिबल है? तो कुछ नहीं, कहीं कोई लिंक ही नहीं है दोनों में से। ठीक है, तो इस तरह के टर्म्स को हम लोग बोलते हैं फैलेसी ऑफ एम्बिगुअस टर्म्स। जहां कोई लिंक नहीं है, अचानक से कुछ भी पूछ दिया गया है, नहीं, उसको क्या बोलेंगे? फैलेसी ऑफ एम्बिगुअस टर्म्स। ठीक है, चलिए ये तो हो गया स्ट्रक्चर के बेस पर 2 फैलेसी, ये देख लीजिए, है ना, फैलेसी बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर। बात समझ में आई? अब चलते हैं दूसरी फैलेसी पे जो डिस्ट्रीब्यूशन के बेस पर होगी। आइए, फैलेसी बेस्ड ऑन डिस्ट्रीब्यूशन, है ना, किस पे जी? डिस्ट्रीब्यूशन के बेस पर है। अब डिस्ट्रीब्यूशन क्या, सवाल होगा डिस्ट्रीब्यूशन
क्या? ठीक है, तो एक बात ध्यान रखिए, डिस्ट्रीब्यूशन इसका मतलब होता है 100%। अगर कोई प्रीमाइसेस, जो भी प्रीमाइसेस दिख रही है उसमें जो मेजर या माइनर टर्म दिए गए हैं, वो टर्म के बारे में बात कर रहा है या कंक्लूजन के बारे में, कि पीपीसी में जो टर्म है, दोनों टर्म होता है ना, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट, उसमें जो भी चीज आपको 100% दिख जाए उसी को बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूशन। एग्जाम्पल के तौर पर बताऊं, आइए, जैसे ध्यान दीजिएगा, ऑल ए इज बी, ठीक है, सम ए इज बी, ठीक है, नो ए इज बी, ठीक है, और सम ए इज नॉट बी। यहां मैंने प्रीमाइसेस डाल दिया है, 4 प्रीमाइसेस, हड़बड़ाने की जरूरत नहीं, मैं समझाने के लिए बता रहा हूं। तो डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब हुआ जहां हर चीज पूर्ण रूप से है। पूर्ण रूप से मतलब 100% जहां दिखेगा। तो 100% कहां दिखता है? जहां पूरी यूनिवर्स की बात कर लो 100% है, किसी चीज के ना होने की बात कर लो 100% है। जैसे अगर मैं बात बोलूं तो यहां जो सब्जेक्ट है ऑल, ये 100% डिस्ट्रीब्यूशन है। यहां सम की बात कर रहा है, देखो सम ए इज बी, थोड़ा सा ए है थोड़ा बी है, तो ये कोई डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है। यहां बोल रहा है नो ए इज बी, मतलब ना ए बी है ना बी ए है, ये तो इसमें क्या है? बोथ डिस्ट्रीब्यूटेड है, बोथ डिस्ट्रीब्यूटेड है। और यहां बोल रहा सम ए इज नॉट बी, तो नॉट कहां है? यहां, तो इसका क्या है सर? ये डिस्ट्रीब्यूटेड है प्रेडिकेट, जिसको ऑब्जेक्ट भी बोलते हैं, ऑब्जेक्ट भी। और ये क्या हो गया सर? ये सब्जेक्ट डिस्ट्रीब्यूटेड है। मतलब अगर मैं इसको कंक्लूड करूं तो ये क्या होगा कि ऑल, नो और नोट, ये तीनों आपको जहां दिख जाए यही को बोलेंगे, इसी को बोलेंगे डिस्ट्रीब्यूटेड टर्म, डिस्ट्रीब्यूटेड टर्म। तो ये ध्यान रखिएगा कि ऑल, नो और नॉट के अलावा कोई भी चीज डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं होता, यानी कि सम के केस में नो डिस्ट्रीब्यूशन, जहां सम दिख जाए कोई डिस्ट्रीब्यूशन नहीं। अब आइएगा ध्यान से एक चीज समझिएगा, जहां ऑल आपको दिख जाए वहां उसका सब्जेक्ट डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, ये याद रखिएगा, ये याद पूछ देता है क्वेश्चन में। जहां ऑल दिख जाए उसका सब्जेक्ट डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, जहां नो दिख जाए उसका दोनों बोथ डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। बोथ मतलब क्या? सब्जेक्ट और प्रेडिकेट दोनों, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट, जिसको ऑब्जेक्ट भी बोलते हैं, है ना, ऑब्जेक्ट भी बोलते हैं, ये डिस्ट्रीब्यूटेड है। जहां सम दिख जाए वहां नथिंग डिस्ट्रीब्यूटेड, नथिंग डिस्ट्रीब्यूटेड। और जहां नॉट दिख जाए, ठीक है, उसका प्रेडिकेट डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, प्रेडिकेट डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। बात ध्यान में रखिएगा, कुछ नहीं है, अभी मैंने इसको प्रूफ करके भी दिखाया कि ये देखिए ऑल इज बी है, तो ये ऑल जहां पे है उसका सब्जेक्ट, ये सब्जेक्ट है ना प्रीमाइस का सब्जेक्ट डिस्ट्रीब्यूटेड है। सम के केस में नथिंग डिस्ट्रीब्यूटेड, नथिंग। और नो के केस में, नो ए इज बी में बोथ डिस्ट्रीब्यूटेड है, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। और सम ए इज नॉट बी में प्रेडिकेट डिस्ट्रीब्यूटेड है। यही तो मैंने लिखा है, यही नहीं लिखा? हाँ जी सर, तो ये बात समझ में आई? हाँ जी। अब आइए इसका रूल जानते हैं, है ना, क्योंकि क्वेश्चन तो इससे बहुत पूछा जाता है। आइए, पहला रूल क्या है? मिडिल टर्म, पहला बोला मिडिल टर्म मस्ट बी डिस्ट्रीब्यूटेड in any one premise, in any one premise. If not distributed,
then it is called fallacy of undistributed middle। इसको ध्यान में रखिएगा, ये वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, पिछला बार बहुत क्वेश्चन इससे पूछा गया है। तो फैलेसी ऑफ अनडिस्ट्रीब्यूटेड मिडल समझ में आए? तो अब मैं इसका एग्जांपल दूं, हाँ कि ना दूं? आई तो पहले इसका एग्जांपल देते, पहले नो फैलेसी वाला एग्जांपल देते, जहां कोई फैलेसी नहीं है। बोल रहा है क्या एग्जांपल, ऑल ए इज बी, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं सर। ऑल बी इज सी, कोई दिक्कत नहीं सर। ऑल ए आर सी, कोई दिक्कत नहीं सर। तो ये P1 था, ये P2 था और ये कंक्लूजन था। ये बात तो सही है, समझ में आ रही है? हाँ जी सर। अब देखिए मैंने बोला मिडिल टर्म डिस्ट्रीब्यूटेड होना चाहिए, कोई भी एनी वन प्रीमाइस, किसी भी प्रीमाइस में मिडिल टर्म मस्ट बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन एनी वन प्रीमाइस, इफ नॉट डिस्ट्रीब्यूटेड देन इट इज कॉल्ड फैलेसी ऑफ अनडिस्ट्रीब्यूटेड मिडिल। इसका मतलब दो प्रीमाइस है, दो प्रीमाइस में अगर कहीं भी मिडिल टर्म डिस्ट्रीब्यूटेड हो गया, मिडिल टर्म सबसे पहले छांटना है सर। मिडिल टर्म क्या? तो मिडिल टर्म जो दोनों में कॉमन टर्म हो, मिडिल टर्म किसको बोलेंगे? मिडिल टर्म मींस कॉमन टर्म, कॉमन टर्म, ठीक है। अब देखिए इसमें कॉमन कौन है सर? ये बी कॉमन है और ये बी कॉमन है, तो यही बी कॉमन है दोनों में से प्रीमाइस में, हाँ सर। अब इसमें देखिए कहीं डिस्ट्रीब्यूशन है क्या सर? है ना, ऑल के साथ बी लगा हुआ है, तो ऑल तो डिस्ट्रीब्यूटेड है ना। हमने देखा कि सर ऑल डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, ऑल का सब्जेक्ट डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। देखिए ऑल का सब्जेक्ट डिस्ट्रीब्यूटेड है, यानी कि पहला प्रीमाइस तो डिस्ट्रीब्यूटेड है। उसके बाद कंक्लूजन में देखिए सर, कंक्लूजन में भी कुछ डिस्ट्रीब्यूटेड है क्या? है ना सर, कंक्लूजन में डिस्ट्रीब्यूटेड है लेकिन ए और सी। तो मिडिल टर्म अगर डिस्ट्रीब्यूटेड है कहीं का, तो इसको इसमें आके यहाँ पे कोई फैलेसी नहीं है। तो इसीलिए क्या देखना है कि सर मिडिल टर्म देख लीजिए, ये टर्म जो है ना ये डिस्ट्रीब्यूटेड है, इसीलिए इसको यहाँ नो फैलेसी, कोई फैलेसी नहीं। लेकिन अब एक और एग्जाम्पल देखते हैं, आइए एग्जाम्पल 2। आइए कह रहा ऑल ए इज बी, ठीक है, सम बी इज सी, ठीक है। यहां कह रहा है सम ए आर सी, ठीक है। हाँ जी सर। अब मुझे बताइए कॉमन टर्म में कहीं डिस्ट्रीब्यूशन है क्या? कॉमन टर्म देख लीजिए सर, कॉमन टर्म क्या है? ये या मिडिल टर्म? हाँ जी सर। तो मिडिल टर्म में देखिए यहाँ सम है, सम का तो डिस्ट्रीब्यूशन होता नहीं है, मैंने आपको बताया कि सम में कहीं भी डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होता है। नहीं सर, ऑल में सिर्फ सब्जेक्ट डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, तो ऑल का सब्जेक्ट यानी कि ए डिस्ट्रीब्यूटेड है, बी डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है। तो यहाँ दोनों यहां लिख देता हूं मैं, यहां मिडिल टर्म डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है, इसलिए इसको कहते हैं, इसको कहेंगे फैलेसी ऑफ अनडिस्ट्रीब्यूटेड मिडिल, है ना। इसको क्या कहेंगे? फैलेसी ऑफ अनडिस्ट्रीब्यूटेड मिडिल। बात समझ में आई सर? एक रूल तो ये हो गया। चलिए फैलेसी ऑफ अनडिस्ट्रीब्यूटेड मिडिल समझ में आ गया होगा आपको एक। हाँ जी सर। अब दूसरा चलते हैं, दूसरा रूल, ये रूल लिख देता हूं मैं यहाँ, रूल यहां भी लिख दूं क्या? एक मिनट, रूल, ठीक है। हाँ जी सर। अब आ जाइए नेक्स्ट चले रूल नंबर 2 पे। बिल्कुल चलिए सर, रूल नंबर 2 इसका अब ध्यान दीजिएगा क्या बोल रहा है। कह रहा है रूल नंबर 2, इफ अ टर्म इज डिस्ट्रीब्यूटेड, इफ, लिख देता हूं, इफ अ टर्म, इफ ऑल, इसको छोटा लिख लीजिए नहीं तो आपको फिर दिक्कत हो गया। इफ अ टर्म इज distributed in conclusion, then
then it should be distributed in premise, then it should be distributed in premise also, देखिए अगर कोई टर्म डिस्ट्रीब्यूट है कंक्लूजन में तो उसको प्रीमाइस में भी डिस्ट्रीब्यूट होना है, तब तो कोई फैलेसी नहीं होगी, सिंपल सी बात। लेकिन अगर कोई टर्म डिस्ट्रीब्यूटेड है कंक्लूजन में और वो डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है आपके प्रीमाइस में, तो उससे दो तरह की फैलेसी जनरेट होगी, ठीक है। अगर ये है तो नो फैलेसी, बट ये नहीं है then generate two fallacy. First is fallacy of illicit measure, दूसरा fallacy of illicit minor। ध्यान से समझिएगा, फिर मैं समझा दे रहा हूं कि एक टर्म कंक्लूजन में डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक है, तो वो प्रोमाइस में भी डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए। तो अगर ये बात हो रही है तो कोई फैलेसी नहीं है। लेकिन अगर ये नहीं है, अगर ये चीज नहीं हो रही है, तो उसको बोलेंगे फैलेसी ऑफ इलिसिट मेजर और इलिसिट माइनर। क्या होता है आगे समझते हैं, ध्यान से समझिएगा। पहले आइए मैं पहले इसका एग्जांपल दे दूं, ये इसका ये वाला, चलिए P1 all A is B, ठीक है, P2 all B is C, all B is C, और कंक्लूजन क्या हो गया जी, all A is C, all A is C, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, all A is C। मैंने क्या बोला कि पहले इफ अ टर्म इज डिस्ट्रीब्यूटेड इन कंक्लूजन, तो पहले कंक्लूजन देख लीजिए कि क्या कोई टर्म डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो देखिए ऑल टर्म तो डिस्ट्रीब्यूटेड है ना, इसको तो मैंने बोला था कि सब्जेक्ट ऑल जब भी होगा तो उसका सब्जेक्ट डिस्ट्रीब्यूटेड होगा। ध्यान दीजिएगा, तो ए यहां डिस्ट्रीब्यूटेड है, ए डिस्ट्रीब्यूटेड है ना। चलिए कंक्लूजन तो वाला झंझट खत्म। हाँ जी सर, इट शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन प्रीमाइस आल्सो। तो देखिए क्या प्रीमाइस में भी ए कहीं डिस्ट्रीब्यूटेड है क्या सर, है ना, ऑल के साथ ए, ये भी डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो डिस्ट्रीब्यूटेड ये भी है। तो यहां क्या हो गया सर, ये हो गया नो फैलेसी। बात समझ में आया, क्लियर है कि पहले कंक्लूजन चेक करिए, कंक्लूजन में अगर आपका डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक है, तो वो मेजर में क्या बोलते हैं, प्रीमाइस में भी डिस्ट्रीब्यूटेड होना चाहिए। तो अगर दोनों में डिस्ट्रीब्यूटेड है तब तो कोई झंझट ही नहीं है, तब तो फैलेसी है ही नहीं। लेकिन अब आइए, अब चलते हैं क्वेश्चंस में। फैलेसी ऑफ इलिसिट मेजर, पहले हम इसकी बात करते हैं, पहला नंबर ना, फैलेसी ऑफ इलिसिट मेजर। इलिसिट मेजर की बात करते हैं। आइए तो एग्जांपल दें सर, दीजिए एग्जांपल। ऑल SRP, ठीक है, सम PRQ, और कंक्लूजन क्या है, कंक्लूजन है सम S इज नॉट P, सम S इज नॉट P। यहां रोल आएगा भाई साहब किसका, मेजर टर्म और माइनर टर्म का। याद रखिएगा मैंने बताया था कि कंक्लूजन का प्रेडिकेट मेजर टर्म होता है, कंक्लूजन का सब्जेक्ट सर क्या होता है, सर इसको बोलते हैं माइनर टर्म। इसका मतलब ये जो P है ये क्या हो जाएगा, मेजर टर्म, और ये क्या हो जाएगा सर, ये हो जाएगा माइनर टर्म। तो अभी माइनर टर्म की बात नहीं करते, हम पहले मेजर टर्म की बात करते हैं, क्योंकि फैलेसी और फेलिसिट मेजर है। तो यहां ये रूल क्या कहता है कि पहले आप चेक करिए कि मेजर टर्म डिस्ट्रीब्यूटेड है या नहीं है।
ठीक है, तो मेजर टर्म तो आपको क्या है, नॉट पी, यही वाला मेजर टर्म है, देख लीजिए। हाँ जी सर, तो ये चेक करिए, नॉट, सर नॉट तो डिस्ट्रीब्यूटेड रहता है, हाँ, यानी कि कंक्लूजन मेरा बिल्कुल सही है, कंक्लूजन क्या है, डिस्ट्रीब्यूटेड है। ठीक है, बात समझ में आ रही है, ध्यान से समझिएगा, कंक्लूजन मेरा डिस्ट्रीब्यूटेड है। ठीक है जी, हाँ जी सर। अब सिलसिलेवार तरीके से करिएगा, बहुत अच्छी समझ में आएगा। मैंने क्या बोला, मैंने बोला प्रीमाइस, दो प्रीमाइसेस से कंक्लूजन दिया हुआ है, हाँ दिया हुआ है, उसमें से कंक्लूजन में चेक करेंगे क्या, कि क्या मेरा जो मेजर टर्म है, मेजर टर्म डिस्ट्रीब्यूटेड है या नहीं है। तो मेजर टर्म कौन सा, सर कंक्लूजन का प्रेडिकेट को या सब्जेक्ट को बोलते हैं मेजर टर्म, ये बात हमने अभी सीखा है। तो ये आपका ऑब्जेक्ट क्या है, सर नॉट पी, यही है सर, नॉट तो डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, ये भी हमने सीखा है कि नॉट डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, सम डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं होता, नो का दोनों टर्म डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, और ऑल का सब्जेक्ट डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, ये हमने ऊपर सीखा अभी। तो ये डिस्ट्रीब्यूटेड हो गया मेजर टर्म, जी सर बिल्कुल। अब इसमें ये देखना है कि क्या मेजर प्रीमाइस भी डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो सर देखिए ना, पी किसमें है, सर ये, तो पी जिसमें जिसमें हो गया वो मेजर टर्म हो गया कि नहीं हो गया, बिल्कुल सर। तो क्या देखिए कहीं कोई डिस्ट्रीब्यूशन है, सर ये बात ध्यान से देखिए, तो कहीं क्या कोई, एक मिनट, सम, वही मैं सोच रहा हूं, ये क्यू होना चाहिए, क्यू, तो दिक्कत हो जाएगा, ये सम एस इज नॉट क्यू, तो क्यू क्या हो गया, मेजर टर्म हो गया। ठीक है सर, अब देखिए तो क्यू कहां है, क्यू वाला जो आपको प्रीमाइसेस छांटने के लिए कि मैंने क्या बताया था कि जिस मेजर टर्म का प्रीमाइस आपको जिसमें मिल जाए, चाहे वो प्रीमाइस 1 हो या 2 हो, वही हो जाएगा क्या, मेजर प्रीमाइस। अब देखिए प्रीमाइस 2 में क्यू दिख गया आपको, तो ये मेजर प्रीमाइस हो गया, हाँ कि ना, हाँ जी सर। अब मेरे को बताइए क्या क्यू डिस्ट्रीब्यूटेड है क्या, देख लीजिए सम पी आर क्यू, तो सम का सर कोई केस डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता है। तो ध्यान से समझने वाली बात ये है कि कंक्लूजन तो डिस्ट्रीब्यूटेड है, लेकिन मेजर प्रीमाइस डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है, इसीलिए इसको कहा गया क्या, फैलेसी ऑफ इलिसिट मेजर, इसीलिए इसको क्या कहा गया, फैलेसी ऑफ इलिसिट मेजर। अब आ जाइए दूसरे में, सेम चीज है, फैलेसी ऑफ इलिसिट माइनर में भी सेम चेक करना है, फैलेसी ऑफ, थोड़ा सा लंबा हो जा रहा है वीडियो, लेकिन आपको उम्मीद है कि सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। चलिए अब फैलेसी ऑफ इलिसिट माइनर में चलिए, क्या ध्यान दे दीजिएगा, एग्जांपल ऑल एस आर पी, दूसरा क्या है, सम एस आर नॉट क्यू, और कंक्लूजन क्या है जी, नो पी आर क्यू। ठीक है, बात ध्यान समझिएगा, है ना, हाँ जी सर, P1 प्रीमाइस 1, P2 प्रीमाइस 3, और ये हो गया कंक्लूजन। अब सर माइनर प्रीमाइस कौन सा, सर माइनर प्रीमाइस सब्जेक्ट होता है कंक्लूजन का, तो इसको बोलेंगे माइनर प्रीमाइस, सॉरी माइनर टर्म, प्रीमाइस नहीं, माइनर टर्म। ठीक है, हाँ जी सर, माइनर टर्म। अब एक क्या, सर माइनर टर्म मेरा डिस्ट्रीब्यूटेड है कि नहीं चेक करिए, तो सर नो है, नो तो डिस्ट्रीब्यूटेड होता है सर, दोनों होता है सब, नो का सब्जेक्ट और प्रेडिकेट दोनों डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, बिल्कुल सही, ठीक बात, कोई दिक्कत नहीं। हाँ सर, अब देखिए खोजिए कि माइनर प्रीमाइस किस में है, तो पी किस में है, P1 में है, तो ये माइनर प्रीमाइस हो गया, हाँ जी सर, माइनर प्रीमाइस हो गया, खोज लिया। हाँ, अब देखिए मुझे बताइए कि क्या माइनर प्रीमाइस डिस्ट्रीब्यूटेड है, सर ऑल का सब्जेक्ट सिर्फ डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, पी तो डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है, तो इसी फैलेसी को बोलते हैं फैलेसी ऑफ इलिसिट माइनर। बात समझ में आ गई, कोई दिक्कत, तो सर डिस्ट्रीब्यूशन का इतना ही रूल था, तीन चीजें हैं, क्या, मिडिल टर्म मस्ट बी डिस्ट्रीब्यूटेड, अगर नहीं डिस्ट्रीब्यूट है तो फैलेसी ऑफ अनडिस्ट्रीब्यूटेड मिडिल, अगर फिर उसके बाद दो फैलेसी और, क्या कि अगर कंक्लूजन का डिस्ट्रीब्यूटेड होगा कोई टर्म तो आपका प्रीमाइसेस में डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए, अगर कंक्लूजन में डिस्ट्रीब्यूट है, प्रीमाइस में डिस्ट्रीब्यूट नहीं है, तो इसको बोलते हैं फैलेसी ऑफ इलिसिट मेजर या फैलेसी ऑफ इलिसिट माइनर। अब आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना है, फैलेसी ऑफ इलिसिट मेजर में पहले मेजर टर्म को डिफाइन करिए, मेजर टर्म छांट लीजिए। मेजर टर्म कैसे छाटिएगा, तो मेजर टर्म छाटने के लिए आपको क्या करना है, सिर्फ
देखना है कंक्लूजन। कंक्लूजन का ऑब्जेक्ट देख लीजिए, मेजर टर्म होगा, उसके बाद उसको देख लीजिए क्या वो डिस्ट्रीब्यूटेड है। अगर वो डिस्ट्रीब्यूटेड है तब चल जाइए मेजर प्रीमाइस में। मेजर प्रीमाइस कैसे फाइंड करिएगा, जिस टर्म को मेजर टर्म माने हैं वही टर्म खोजिए दोनों प्रीमाइस में, आपको मेजर प्रीमाइस मिल जाएगा। वो प्रीमाइस डिस्ट्रीब्यूटेड है या नहीं उसको चेक करिए, उस हिसाब से आप अपना रिजल्ट निकाल लीजिए। बात खत्म है, बहुत सिंपल। आप इसका एक दो क्वेश्चंस बनाइएगा, आपको नहीं समझ में आएगा तो फिर मेरे को बोलिएगा सर नहीं समझ में आया, बेस्ट है, इससे ज्यादा नहीं हो सकता। चलिए अब सी है, दो एक स्ट्रक्चर के बेस पर, एक डिस्ट्रीब्यूशन के बेस पर, और तीसरा जो है वो है क्वांटिटी और क्वालिटी के बेस पर, क्वांटिटी एंड क्वालिटी के बेस पर। सर तो क्वांटिटी जो है, क्वांटिटी क्या होगा सर, यूनिवर्सल और पर्टिकुलर बोलते हैं इसको, यूनिवर्सल एंड पर्टिकुलर। और क्वांटिटी भाई साहब पॉजिटिव और सॉरी क्वालिटी पॉजिटिव और नेगेटिव होता है। ये बात हमने पढ़ रखी है स्क्वायर पोजीशन में, ध्यान से जाके, अगर नहीं किया वीडियो उसको देखिए जाके। अब इसका पहला रूल फटाफट है, अब लास्ट, अब मजा आएगा पढ़ने में और कुछ नहीं। रूल नंबर 1, ठीक है, क्या बोला, बोथ प्रीमाइस आर नेगेटिव, तो कंक्लूजन कभी नहीं हो सकता। देखिए बोथ प्रीमाइसेस अगर नेगेटिव है, आर नेगेटिव, देन कंक्लूजन कांट बी देयर, कैनॉट बी देयर। तो इसका मतलब एग्जांपल ले लूं, ले लीजिए सर P1 एग्जांपल, नो गर्ल्स आर ब्यूटीफुल, नो गर्ल्स आर ब्यूटीफुल, ठीक है। फिर P2, सम गर्ल्स आर नॉट क्यूट, सम गर्ल्स आर नॉट क्यूट। कंक्लूजन, ध्यान से समझिएगा इसको, ठीक है, दोनों नेगेटिव टर्म है, यहां भी नो यहां भी नो, दो प्रीमाइसेस नेगेटिव है तो उसका कंक्लूजन नहीं हो सकता, लेकिन यहां कंक्लूजन दिया है, बोला सम गर्ल्स आर नॉट क्यूट, सम गर्ल्स आर नॉट क्यूट। ये जो कंक्लूजन दे दिया ना, इसी को बोलते हैं क्या, फैलेसी ऑफ नेगेटिव प्रीमाइस, फैलेसी ऑफ नेगेटिव प्रीमाइस, या इस बोल देते हैं जी फैलेसी ऑफ एक्सक्लूसिव प्रीमाइस, फैलेसी ऑफ एक्सक्लूसिव प्रीमाइस। बात समझ में आई, ये दो चीज बोलते हैं, ठीक है। तो रूल नंबर 1 खत्म। रूल नंबर 2, रूल नंबर 2 आइए, क्या बोल रहा है कि अगर आइदर प्रीमाइस नेगेटिव, कंक्लूजन भी नेगेटिव होगा। मतलब अगर इसको मैं बोलूं कि अगर दो प्रीमाइस है, मान लीजिए प्रीमाइस 1, इसको ध्यान से समझिएगा, तो इसका मैं लिखूंगा प्रीमाइस 1 है, क्या है, इसको मैं थोड़ा लिख देता हूं, प्रीमाइस 1, ऑल मेल्स आर शार्क, ठीक है। P2, नो शार्क, नो शार्क आर डेंजर, डेंजर। तो कंक्लूजन क्या होगा, सम मेल आर डेंजर। ऐसा होगा क्या, नहीं सर, अगर दोनों प्रीमाइस में कोई भी प्रीमाइस नेगेटिव आ गया तो कंक्लूजन कभी भी पॉजिटिव नहीं आ सकता। तो यही इसी को बोलते हैं कंक्लूजन फ्रॉम, एक मिनट, इसको मैं लिख देता हूं पहले। इसमें क्या हुआ कि इफ एनी प्रीमाइस गेट नेगेटिव, then conclusion can't be positive if happens, if it happens, अगर ऐसा होता है then it is called, इसको कहते हैं क्या, फैलेसी ऑफ ड्राइंग अफर्मेटिव कंक्लूजन फ्रॉम नेगेटिव प्रीमाइस। बाप रे, इतना लंबा पूछता भाई, क्वेश्चन पूछा है, इफ इट इज कॉल्ड
fallacy of affirmative conclusion from नेगेटिव प्रीमाइस। आप देखिएगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में तो मैं जितना बता रहा हूं सारा चीज पूछा गया है। एक ये फैलेसी हो गई, बात समझ में आई? हाँ जी सर। चलिए, तो ये हो गया। अब एक तीसरा रूल और लास्ट रूल, थर्ड रूल, आइए कि यूनिवर्सल प्रीमाइस में, यूनिवर्सल प्रीमाइस का बोथ यूनिवर्सल प्रीमाइस का कंक्लूजन कांट बी पर्टिकुलर। मतलब ऑल ए इज बी, ए ऑल बी इज सी, तो सम ए इज सी, ऐसा नहीं हो सकता। P1 P2 कंक्लूजन, ऐसा नहीं हो सकता। तो इस अगर ऐसा होता है तो इसको बोलेंगे फैलेसी ऑफ एग्जिस्टेंशियल, फैलेसी ऑफ एग्जिस्टेंशियल। बात समझ में आई? क्या बोला? बोला अगर दोनों यूनिवर्सल प्रीमाइस होगा, जैसे ये भी यूनिवर्सल ये भी यूनिवर्सल, तो दोनों यूनिवर्सल प्रीमाइस होगा तो कंक्लूजन कभी भी सम में नहीं आ सकता, यानी पर्टिकुलर में नहीं आ सकता। मुझे उम्मीद है कि ये सारी चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। अगर फिर भी कोई दिक्कत होगा तो आप जरूर व्हाट्सएप करिएगा, अदरवाइज आप इस चीज को ना दोबारा देख लीजिएगा, पर दोबारा देख लीजिएगा, आपको क्लैरिटी होगी। इससे एक क्वेश्चन नहीं छूटेगा, मैं इसकी आपको श्योरिटी देता हूं। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।